हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने आवेशों से रिलेटेड कुछ स्टडी की थी। हमने ये देखा था कि बेसिकली आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियाँ हो सकती हैं, कितने मेथड्स हो सकते हैं। उसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो उस आवेश की मात्रा को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है और साथ ही आवेश की प्रकृति को भी किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आवेशों के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि आवेश की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां पर हम आवेशों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं गुणधर्मों के आधार पर आगे की स्टडी हम डील करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आवेशों के हम 4 गुणधर्म यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश संरक्षण का नियम है। दूसरा हम पढ़ेंगे इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की निश्चलता। तीसरा हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की योज्यता। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवेशों की योज्यता। पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखिए आवेशों की योज्यता से मेरा मतलब क्या है। आवेश एक अदिश राशि है। किसी भी वस्तु पर आवेश एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, मूल कणों की एक नैज प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और एक अदिश राशि है। अगर अदिश राशि है तो हम इसको अदिश राशियों की तरह ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। आवेश की योज्यता का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर जो नेट आवेश है वो उस पर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी हम किसी भी वस्तु के नेट आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। इसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता का मतलब है किसी वस्तु पर नेट आवेश, किसी वस्तु पर नेट आवेश समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आवेशों को अदिश राशियों की तरह जोड़ सकते हैं। ठीक है, अर्थात आवेशों को अदिश राशियों की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। अदिश राशियों की तरह जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसे ही हम आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। समझिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है और उस पर कुछ आवेश उपस्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं +5 और यहाँ पर मान लेते हैं -5 कूलम। यहाँ पर -5 कूलम, यहाँ पर +5 कूलम, यहाँ पर +3 कूलम और यहाँ पर -2 कूलम आवेश उपस्थित है। ये किसी वस्तु पर आवेश है। तो आवेशों की योज्यता ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर नेट आवेश को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ या घटा सकते हैं। तो उस पर जो नेट आवेश आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा +5 -5 +3 और -2। तो नेट कितना आ जाएगा? 5 और 3 8 और 5 और 2 7। इस पर नेट आवेश जो है वो +1 कूलम के बराबर आएगा। क्लियर है? इसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। यानी किसी भी वस्तु पर नेट आवेश को हम बीजगणितीय रूप से अदिश राशियों की जैसे ही जोड़ या घटा सकते हैं। इसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। अगर मान लो कि वस्तु पर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं किसी वस्तु पर यहाँ पर +1 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है, तो नेट आवेश कितना आ जाएगा? +1 और -1 इज इक्वल टू 0। इस वस्तु पर नेट आवेश 0 होगा। इसका मतलब ये वस्तु विद्युत रूप से क्या होगी? उदासीन होगी। इसे हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। दूसरा हम बात करते हैं आवेशों की निश्चलता यानी कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता, देखिए आवेशों की निश्चलता से मेरा क्या मतलब है? इसका यह अर्थ है कि किसी भी वस्तु पर आवेश उसकी गति पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी गति से इंडिपेंडेंट होता है। यानी अगर स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पर कुछ आवेश उपस्थित है और वो वस्तु गति करती है तो इस स्थिति में उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस पर गति अवस्था में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इसे हम आवेशों की निश्चलता कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश उसकी गति पर निर्भर नहीं करता। गति होने या न होने से वस्तु के आवेश में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती, आवेश निश्चित रहता है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करती। वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करती। इसे आवेशों की निश्चलता कहते हैं। इसे आवेशों की निश्चलता कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु पर स्थिर अवस्था में जितना आवेश उपस्थित है, वस्तु स्थिर अवस्था में है, उस स्थिति में इस पर जितना आवेश उपस्थित है, गति अवस्था में भी वस्तु पर उतना ही आवेश उपस्थित होगा। इसे आवेशों की निश्चलता कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश उपस्थित है स्थिर अवस्था में और वो वस्तु गति करती है तब भी उस पर 5 कूलाम आवेश भी उपस्थित होगा। वस्तु की गति पर आवेश निर्भर नहीं करता है। वस्तु भले स्पीड मूव कर रही है या धीरे मूव कर रही है, दोनों ही स्थिति में उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना स्थिर अवस्था में आवेश होगा उतना ही गति अवस्था में भी आवेश होगा। इसे हम कहते हैं आवेशों की निश्चलता। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन डिस्कस करते हैं। होता है ये गाइस कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो होता है m = m0 1/v²/c²। ये इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। जब वस्तु की गति बहुत ज्यादा होती है, वस्तु की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसका आपेक्षिक द्रव्यमान बढ़ जाता है। जब भी वस्तु जो है बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती है, प्रकाश की चाल के बराबर या उससे कुछ कम स्पीड से मूव करती है, तो वस्तु का आपेक्षिक द्रव्यमान बढ़ जाता है। यानी गति करती हुई वस्तु का आपेक्षिक द्रव्यमान हमेशा ज्यादा होता है। यहाँ पर हम एक स्पष्ट डेफिनेशन और देते हैं जिसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। ठीक है, स्पेशल चार्ज या विशिष्ट आवेश बेसिकली क्या होता है? किसी भी वस्तु के इकाई द्रव्यमान पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे हम उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं? Q/m से परिभाषित करते हैं। विशिष्ट आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु के इकाई द्रव्यमान पर जितना आवेश उपस्थित है उसे उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। डेफिनेशन होगी वस्तु के इकाई द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश विशिष्ट आवेश कहलाता है। यानी विशिष्ट आवेश बराबर होता है Q/m। अब हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई वस्तु बहुत स्पीड से मूव करती है तो उसका आपेक्षिक द्रव्यमान जो है उसका रिलेटिव मास बढ़ता है, और अगर वस्तु का आपेक्षिक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका विशिष्ट आवेश जो है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गति के कारण वस्तु के आवेश में क्या परिवर्तन होता है, तो गति के कारण वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिर आवेश में, स्थिर अवस्था में वस्तु पर जितना आवेश उपस्थित होगा, गति अवस्था में भी वस्तु पर उतना ही आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि आवेश गति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर पूछा जाए कि विशिष्ट आवेश पर गति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो विशिष्ट आवेश बेसिकली क्या होता है? इकाई द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश, यानी कि Q/m। और हम ये जानते हैं कि जब वस्तु स्पीडली मूव करती है, उसकी गति ज्यादा होती है, तो उसका आपेक्षिक द्रव्यमान बढ़ जाता है, और अगर आपेक्षिक द्रव्यमान बढ़ेगा तो उस स्थिति में उसका विशिष्ट आवेश हमेशा घटेगा। यानी गति पर आवेश निर्भर नहीं करता, लेकिन विशिष्ट आवेश निर्भर करता है। गति होने से आवेश में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गति होने पर उसके विशिष्ट आवेश में कमी होगी। क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं आवेशों की निश्चलता। ऑलराइट, चलिए तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरी प्रॉपर्टी। इसको रफ कर देते हैं।
हम बात करते हैं आवेशों के संरक्षण के बारे में। तीसरा गुणधर्म है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी क्लियर डेफिनेशन है। आवेश बेसिकली मैंने बताया है कि मूल कणों का एक नैज गुण है, यानी जहां पर आवेश है वहां कण होगा, जहां पर आवेश है वहां क्या होगा, कण होगा, जहां आवेश है वहां द्रव्यमान होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षित रहता है और आवेश द्रव्यमान से संबंधित है, इसलिए आवेश को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भी भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया में जो निकाय का नेट आवेश है, किसी भी सिस्टम का नेट आवेश है, वो हमेशा संरक्षित रहता है। नेट आवेश न तो बढ़ता है और न ही घटता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया में, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया में, किसी भी भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया में निकाय का कुल आवेश अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है अर्थात संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। या सरल शब्दों में कहें तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, वेरी इजी, क्योंकि मैंने बताया आवेश हमेशा कणों से संबंधित होता है, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। और अगर द्रव्यमान को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, तो आवेश को भी न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन। फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो हमने क्या देखा था, जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करते हैं, तो हम पहली स्थिति लेते हैं जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित नहीं किया है। उस स्थिति में न तो कांच पर कोई आवेश है न रेशम पर कोई आवेश है, तो कांच पर आवेश कितना, 0, रेशम पर भी आवेश कितना, 0। तो क्यों पूर्व की अपन बात करें, नेट आवेश पहले कितना है, कांच पर 0 है और रेशम पर भी 0 है, तो नेट आवेश पूर्व जो है वो 0 आएगा। सेकेंड सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसी कांच की छड़ को, ये जो मेरे पास कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षित करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर धनावेश आ जाता है और उतनी ही मात्रा में यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, अब क्यों पश्चात की अपन बात करें, बाद में कुल आवेश की बात करें, तो कांच पर कितना आवेश आ गया, कांच पर मान लेते हैं +5 है और रेशम पर उतना ही -5 होगा। तो कांच पर नेट आवेश आ जाएगा +5 और रेशम पर नेट आवेश आ जाएगा -5। +5 और -5 ये आवेश भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में पहले जो आवेश था वो भी 0 है और बाद में जो आवेश है वो भी 0 है। आवेश न तो बढ़ा और न ही घटा, जितना पहले था उतना का उतना बाद में है। इसे ही हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो ये अपने भौतिक प्रक्रिया में देख लिया कि किस प्रकार से आवेश संरक्षित रहता है। हम एक रासायनिक प्रक्रिया का भी उदाहरण ले लेते हैं। चलिए इस पर हम कर देते हैं। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में 15th चैप्टर में पढ़ा था कि नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्या होता है, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है। ठीक है, इसे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। इसकी एक रिएक्शन अपन एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं। जैसे यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 की बात करें, 92 यूरेनियम 238, ये जब विखंडित होता है तो इससे बनता है 90 थोरियम 234 और हीलियम के नाभिक यानी कि अल्फा पार्टिकल, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम विखंडित होकर थोरियम बनाता है और अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें
पूर्व के आवेश की बात करें, पूर्व में कितना आवेश है, तो पूर्व में यहाँ पर 92 जो है वो प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शाता है और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को दर्शाता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पूर्व में कितना आवेश है, पूर्व में आवेश है 92 और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है E, तो पूर्व में इसके टोटल आवेश है 92 E के बराबर। अब अपन बाद वाली कंडीशन की बात करते हैं। क्यों बाद की बात करें, तो बाद में यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं 90, तो 90 प्रोटॉन का आवेश 90 E और यहाँ पर और कितने प्रोटॉन है 2, तो 2 पर जो प्रोटॉन पर आवेश है वो 2E, दोनों मिलकर वापस कितना आ जाएगा 92E। तो इस प्रोसेस में भी हम क्या देखते हैं कि जब यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट होता है अल्फा क्षय के द्वारा, तो इस प्रक्रिया में भी पूर्व में जो कुल आवेश है वो 92E के बराबर है और बाद में भी जो कुल आवेश है वो 92E के बराबर है। इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि पहले जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स बाद में भी हैं और मैं बता चुका हूं कि आवेश कणों से संबंधित गुण है और चूंकि कणों की संख्या न तो बढ़ती है और न घटती है, द्रव्यमान न तो बढ़ता है न घटता है और इसी वजह से आवेश जो है वो भी न तो बढ़ता है और न घटता है। पूर्व में जितना आवेश था 92E उतना का उतना आवेश बाद में भी रह जाता है, वो है 92E। तो इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, जो हमने फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में नेट आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं होता, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर? तो रफ कर देते हैं इसको। हम चौथा इसका गुणधर्म पढ़ते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड हम आगे डिस्कशंस करते रहेंगे। ठीक, चौथा इसका गुणधर्म है वो है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण बेसिकली क्या है, हमने ये डिस्कस किया है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने का सबसे साधारण तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिना इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के किसी भी वस्तु को आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है उस पर धनावेश आता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, या तो किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से स्थानांतरित होंगे। पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, अपूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया या 1.25 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होगा, इस कारण किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसका ही पूर्ण गुणज होगा और इसे ही हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। मेरी बात समझना, किसी भी वस्तु को आवेशित करने का तरीका है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और चूंकि इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो भी पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा और इसे ही हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। समझिए क्या बताया मैंने, चूंकि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, सदैव पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, अतः वस्तु पर आवेश भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो गुण है वो भी तो पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा, इसे ही हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। समझिए कैसे, मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो उसको अपन E मान लेते हैं। माना इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, माना इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर E है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो E है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश कितना आ सकता है, कोई वस्तु या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस स्थिति में उस पर कितना आवेश आएगा E, वो भी प्लस, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे कितना आवेश आ सकता है प्लस का 2e। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे कितना आएगा प्लस का 3e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का 4e। अगर ये देने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे कितना आ सकता है माइनस e। 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस 2e और 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस 3e, 4 लेता है तो माइनस 4e। इसी तरह से अगर ये n इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो इस पर नेट आवेश क्या आ सकता है प्लस माइनस ne के बराबर। मेरी बात समझ में? किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा, पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर जो आवेश है वो भी पूर्ण संख्या में ही जाएगा। मैंने माना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है e, तो वस्तु पर या तो 1 e के बराबर आवेश आ सकता है या जा सकता है, 2 e के बराबर आवेश आ सकता है या जा सकता है। मतलब आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर वो भी पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा। इसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। यानी वस्तु पर या तो प्लस माइनस 1 e के बराबर आवेश होगा, प्लस माइनस 2e के बराबर आवेश होगा, प्लस माइनस 3e के बराबर आवेश होगा। इससे ज्यादा या कम, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम या 1 पूर्ण संख्या में होगा। इसे कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा q वो किसके बराबर हो सकता है प्लस माइनस ne के बराबर। जहां पर q क्या है, जहां पर q है वस्तु पर नेट आवेश, जहां पर n क्या है, n का मान हो सकता है 1 2 3 से लेके कुछ भी अनंत तक, और e क्या है, e मैंने माना है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये बताया गया था मिलिकन ने तेल बुंद प्रयोग से। बाय एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो ये आवेश होता है e, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो इस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ही पूर्ण गुणज होगा। इसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चलता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी वस्तु पर आवेश क्या हो सकता है प्लस माइनस ne के बराबर। n पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है, q वस्तु पर आवेश को, और e इलेक्ट्रॉन पर आवेश को व्यक्त करता है। और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके द्वारा दिया गया था, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिलिकन द्वारा बताया गया था। वो भी किससे बताया गया था, तेल बुंद प्रयोग से बताया गया था। ठीक है, इसके बारे में मैं कभी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपके सिलेबस में ये नहीं है कि मिलिकन का तेल बुंद प्रयोग क्या है, लेकिन ये मिलिकन के तेल बुंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त एक प्रॉपर्टी में और लिखा देता हूँ, 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, वो ये है, जो 5वीं प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली पहले चैप्टर से लेके 10वें चैप्टर तक पढ़ेंगे। 5वीं प्रॉपर्टी है कि स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर आवेश स्थिर है, मूव नहीं करता, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। छठा ये लिख लो, समान वेग से गतिशील आवेश, समान वेग से गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, ये पहले से लेके अपन चौथे चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर आवेश एक समान वेग से गति करता है, एक समान वेग से गति करता है, अगर उसके वेग में न तो वृद्धि होती है न कमी होती है, नियत वेग से गति करता है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि त्वरित आवेश अगर है, त्वरित आवेश यानी अगर आवेश के वेग में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित करता है। ठीक है, उत्सर्जित करता है। तीनों पॉइंट समझ लो। अगर आवेश स्थिर है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर यही आवेश नियत वेग से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर ये आवेश त्वरित गति करता है, यानी उसके वेग में या तो वृद्धि या कमी होती है, मतलब आवेश ऑसिलेट करता है इस तरह से, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता है। और इसके बारे में हम पहले चैप्टर से लेके 7वें 8वें चैप्टर तक डिस्कस करेंगे डीपली। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।